Dear students, good morning to all of you. Welcome to the channel The Education Teaches. I am Abhishek Anand alias Sonu Kumar. So now discuss about the topic vector and sum of vectors, additions of vectors. मैं सोनू कुमार आप लोगों के साथ आज वेक्टर टॉपिक के एडिशंस पर डिस्कशन करने वाला हूँ, उसमें सम पर डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए सम, थोड़ी सी बातें हम वेक्टर के बारे में भी जान लें कि एक्चुअल में वेक्टर है क्या। तो वेक्टर का मतलब हम सीधा एक मीनिंग लिखते हैं एरो, एक सीधा सा मीनिंग लिखते हैं एरो। एरो को अगर देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट आपका ये वर्ड्स टेल होता है जो इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा पॉइंट है हेड या वर्टेक्स जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा वर्ड्स आपके पास है लेंथ जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो कह सकते हैं कि वेक्टर के पास तीन वर्ड्स कॉमन सा चीज है। एक वर्ड्स तो टेल हो रहा है, दूसरा वर्ड आपके पास डायरेक्शन हो रहा है, और तीसरा वर्ड जो हो रहा है वो आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। इनिशियल पॉइंट जो टेल है, टेल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि इनिशियल टू फाइनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का प्रयोग करते हैं, और वह एरो का वर्टेक्स जो होता है वह हेड को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ जो इसका होता है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका जो डिफिनीशन बनाया जाएगा ये ऐसे बनाया जाएगा कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेरी शॉर्ट में देखते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो एक्चुअल में यहाँ जो तीसरा वर्ड आया टेल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो है ये तीसरा नंबर वर्ड्स में कह सकते हो कि यह ओबे करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को। किसको ओबे करता है? वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे करता है। यानी ये काम ओबे करवाने का कौन करता है? टेल करता है। अगर टेल नहीं होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करवा पाना मुश्किल था। यानी हमारे पास यहाँ पर तीन वर्ड्स जो मिल रहे हैं। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए एक और भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि वेक्टर में वेक्टर को ही ऐड करें, सेम वेक्टर यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें, और नंबर तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी यहां पर तीन वर्ड्स और मैं कह रहा हूं, वेक्टर के साथ वेक्टर ही ऐड होगा, दूसरा वर्ड्स वेक्टर प्लस वेक्टर जो है वह दोनों का दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा वर्ड जो आ रहा है वह यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाकर के हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब वेक्टर के बारे में जब इतनी चीजें जान गए तो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकालना सीख लेते हैं। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स इजीली आप निकाल सकते हो। देखो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, सपोज मान लो ए वेक्टर और दूसरा दिया गया है सपोज बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे अगर निकालना है, आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर को ऐसे रखेंगे और सेकंड वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट करने के पश्चात इन दोनों के टेल टू टेल को ज्वाइन करेंगे। ऑलवेज याद रखना है टेल प्लस टेल को ज्वाइन करना है, क्या करने के लिए? एंगल निकालने के लिए। और दिमाग लगाना है कौन सा शिफ्ट का? पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, ये ध्यान में रखना है। यानी जब पैरेलल शिफ्ट होगा तो टेल टू टेल हम ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। जब एंगल हम मेजर कर लेते हैं तब हमें अब एडिशन करने के लिए दो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। एक करते हैं ग्राफिकल अप्रोच का प्रयोग या ग्राफिकल एनालिसिस का प्रयोग,
ग्राफिकल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स। ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस की अगर बात की जाए, ग्राफिकल एनालिसिस की बात की जाए, ग्राफिकल एनालिसिस की बात की जाए तो बहुत सिंपल तरीके हम लोग अपना सकते हैं। इसमें हम लोग दो रूल मेन रूप से पढ़ते हैं। एक रूल का नाम है हेड प्लस टेल रूल। हेड प्लस टेल रूल, ज्यादातर इसी रूल का प्रयोग करते हैं, मोस्टली यूज्ड। और दूसरा रूल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेल प्लस टेल रूल। टेल प्लस टेल रूल ये भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग इसी का यूज करते हैं। ये कॉमनली इसका यूज किया जा सकता है, कॉमनली यूज आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर यूज जो करते हैं हम लोग मोस्टली हेड प्लस टेल रूल का। इसी का एक रूल और भी आता है, इसे बोलते हैं हेड प्लस हेड रूल, जो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू हो जाता है, एडिशंस पर उस पर काम नहीं चलता है। तो हेड प्लस कौन सा रूल, टेल रूल। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस में। पहले देखते हैं कि हेड प्लस टेल रूल क्या है। तो आइए पहले हम इसको इरेज कर लें, इतनी बातों को, थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे वेक्टर के बारे में। और क्या इंफॉर्मेशन है, तो पहला इंफॉर्मेशन है हमारे पास हेड प्लस कौन सा रूल, टेल रूल। तो हेड प्लस टेल रूल के बारे में हम लोग यहां से देख रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर का आपको हेड लेना है, एंगल निकालने के लिए बताया गया, एंगल आप निकाल लेंगे। दो वेक्टर आपको दिया गया है, ए वेक्टर और दूसरा कोई बी वेक्टर। सबसे पहले नंबर आप एंगल मेजर कर लो। यहां मैं लिख दूंगा टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसके बाद दूसरा नंबर, अब रूल जो आपका चलेगा, पहले वेक्टर का आपको हेड रखना है ए वेक्टर, और दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आप अरेंज करो किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। यानी पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का क्या रखना है, टेल रखना है। पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का क्या रखना है, टेल रखना है। किसके द्वारा, तो बाई पैरेलल शिफ्ट। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा आप इस प्रकार से अरेंज करोगे। अब पहले वेक्टर का देखो बेटा टेल, और दूसरे वेक्टर का क्या हो गया, हेड। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करके कोई तीसरी वेक्टर खींचते हैं, और ये तीसरी वेक्टर आपका जो होता है ये आर वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, आर वेक्टर। यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर, आर वेक्टर। एंगल जो मैंने मेजर किया है वो पैरेलल शिफ्टिंग होगा, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से वही एंगल होगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल के बीच मिला है। तो ये एंगल भी हो जाएगा आपका वही थीटा एंगल जो हमने इन दोनों के बीच का एंगल लिया है, जो थीटा मैंने मेजर किया है। ठीक है, अब जरा देखोगे यहां से एक रूल मिल जा रहा है, और देखो फिगर को देखने के बाद मालूम चल रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर और थर्ड वेक्टर आर वेक्टर जो आ रहा है वो क्या बना दे रहा है, एक ट्रायंगल बना दे रहा है। तो यहीं से एक लॉ बन जाता है जो एनालिटिकल मेथड में चलेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यही लॉ में अगर दो से अधिक वेक्टर ले लिए जाए तो इसी का नाम हो जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ क्या, वेक्टर्स। डन है। ये दूसरा जो मिल जाएगा यहां से मेरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगला नंबर रूल जो आपका मिला था उसका नाम है टेल प्लस टेल रूल। अगर इस रूल को देखते हैं तो टेल प्लस टेल रूल आपको क्या कहना चाहता है, देखोगे सबसे पहला नंबर वही रूल लिखेंगे कि अगर आपके पास ए वेक्टर दिया गया है और कोई दूसरा बी वेक्टर दिया गया है तो इन दोनों के बीच आप क्या निकालोगे, एंगल। मैंने एंगल कंसिडर किया निकालने के बाद, सपोज मान लो थीटा। एंगल निकालने के लिए भी बताया जा चुका आपको, मैंने कंसिडर किया एंगल थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर का क्या रखेंगे, टेल। पहले वेक्टर का रखेंगे टेल। देखोगे पहले वेक्टर का टेल
और दूसरे वेक्टर का भी क्या अरेंज करेंगे, टेल। दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आपने निकाला है थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ए वेक्टर और कौन वेक्टर, बी वेक्टर। यहां से हम लोग इसके टेल से कोई तीसरी वेक्टर खींचेंगे, दिस इज द कौन वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां से रिजल्ट अगर देखोगे आप तो मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर, आर वेक्टर। अगर अब मैं पॉइंट पर बात करूं तो आप इसको चाहें तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पहले वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर, तो यहां से आपका ये बन जाता है पैरेललोग्राम। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। डन है, इसी का नाम देंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जो एनालिटिकल मेथड्स में काम करेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे का पूरे टर्म्स आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन कॉन्सेप्ट आज है समझना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बाय एनालिटिकल मेथड्स। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसे समझते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बड़े ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और बड़ा ही इजीली समझेंगे। देखिएगा, हम लोग जो रूल चल रहे हैं, जो आज का मेरा रूल है, वो रूल है मेरे पास एनालिटिकल मेथड्स ऑफ addition of two vectors, analytical methods of addition of two vectors, और इस पर मेरा चर्चा होगा मेन रूप से ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल law of addition of vectors। आइए बारीकी से विचार करेंगे किसके लिए लागू है, तो टू वेक्टर्स के लिए। यहां पर रूल याद रखना, ये लागू है ऑलवेज कितने वेक्टर्स के लिए, टू वेक्टर्स के लिए। तो हम इसी दो वेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। आइए पहला नंबर वेक्टर सपोज आपको दिया गया है, गिवन दिस इज द ए वेक्टर, और दूसरा कोई दिया गया है बी वेक्टर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एंगल मेजर करेंगे। चलो, मैंने कंसिडर किया कि पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, और ये एंगल कोई हो गया थीटा। किसके किसके बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। अभी मैंने निकालने के लिए मतलब क्या करना है, दो वेक्टर के टेल टू टेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, टेल टू टेल जोड़ना है, दोनों के टेल को जोड़ेंगे और इसके बीच का जो एंगल मिलेगा वही एंगल मेरा होगा ए और बी वेक्टर के बीच का। अब यहां से देखो, इसको यहां से हमने शिफ्ट यहां किया, तो देखो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देख लो, अगर दो वेक्टर से इसको मैं ऐसे कट करूं तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहां भी अगर मान लो कि यहां पर आपका वेक्टर के साथ दिस इज द बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा, थीटा। डन है, तो मैंने एडजस्ट किया ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का क्या, टेल। अब क्या करेंगे, हम लोग इसे मिलाएंगे कोई थर्ड वेक्टर से। दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर मेरा एडजॉइन कर गया किसके साथ, तो बी वेक्टर के साथ, फर्स्ट के टेल और सेकंड के हेड के साथ। दिस इज द थर्ड वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसके लिए कोई डायरेक्शन हो सकता है ए के साथ, मैंने कह दिया दिस इज द एंगल फाई। ठीक है, एंगल फाई हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर ए वेक्टर को आगे की ओर फॉरवर्ड किया गया, और हम लोग किस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस मिलाया, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। चलो इसका नाम देते हैं एस ओ एन यू। नाम आसान हो जाएगा समझने में, एस ओ एन यू, सोनो वर्ड से मैंने इसे इंडिकेट किया। अब जरा समझना, सबसे पहला नंबर एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। अब जब परपेंडिकुलर हो गया और थीटा जिस पर बेस्ड होता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो यहां देखो, तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग निकालना चाहेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग किसमें,
यूएनओ के लिए अगर आप बात करते हो तो यूएनओ में आप देखोगे यूएन और बाई, यूएन बाई अगर बात करें तो आप क्या लोगे, ओ यू फैक्टर, ओ यू लेंगे और इक्वल्स टू आप लिखेंगे, जरा देखो यूएन बाई ओ यू, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस, दैट मीन्स साइन थीटा, दैट मीन्स यूएन इक्वल्स टू ओ यू साइन थीटा, ओ यू साइन थीटा, यूएन इक्वल्स टू बी साइन थीटा, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, सिमिलरली आप निकाल सकते हो, जरा बोलना ओ एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ट्रायंगल वही है, यहां लेंगे ओ एन बाई ओ यू इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट इज ओ एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। फर्दर वी हैव टू फाइंड, अब मुझे निकालना है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आर वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपके पास एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ध्यान दो, राइट एंगल ट्रायंगल आपका मिल रहा है यू एन एस, तो यू एन एस ले लो और यू एन एस में अब बताओगे क्या लिखेंगे हम लोग, हमें लिखना है पूरा का पूरा आर वेक्टर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर यू एन स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एशियन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, दैट मीन्स एस यू स्क्वायर, यू एन स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी साइन थीटा, यू एन बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एशियन एसो प्लस ओ एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस यू का स्क्वायर, दैट मीन्स रिजल्टेंट मिल जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एस ओ ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट मीन्स एस यू हम लिख सकते हैं आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब जरा रिजल्ट बताओगे आप, मिल जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब हम उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। टर्म को बदलाव क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों में कॉमन ले ली, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर, दैट मीन्स केवल आर स्क्वायर में ले सकते हो। अब जरा बताओ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वो 1 पुट करेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू आप यहां से दे सकते हो आर स्क्वायर इक्वल्स टू अरेंज कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स आर का स्क्वायर इक्वल्स टू इतना रिजल्ट मिल गया। आर इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। डन है। इसी को लिखने का तरीका आप अरेंज कर सकते हो, मोड के रूप में लिख सकते हो, अंडर रूट ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर 2 ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इंटू कॉन थीटा कॉस थीटा। हम उम्मीद करते हैं यहां तक बातें आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बातें आती है आपका डायरेक्शन इसका निकालने का, यानी डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना है, कौन सा वेक्टर का, तो आर वेक्टर का, किसके साथ, तो ए वेक्टर के साथ। यानी डायरेक्शन जब भी निकालना होता है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिसे आप स्लोप बोलते हो या फिर बोलते हो टैन, और टैन के साथ एंगल यहाँ फाई है, बराबर हम लोग टर्म लेंगे बाई का कंपोनेंट और बाई एक्स का कंपोनेंट। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सीखो, बाई का कंपोनेंट बाई एक्स का कंपोनेंट, दैट मीन्स टैन फाई बाई का कंपोनेंट यू एन, एक्स का कंपोनेंट एस एन। यू एन इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बी साइन थीटा और एच ओ प्लस ओ एन, दैट मीन्स टैन फाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बी साइन थीटा और बाई लिखोगे ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट मीन्स यहां से आपका फाई मिल जाएगा बी साइन थीटा और बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से जब हम फाई केवल ले रहे हैं
तो यहाँ tan का कोई पावर नहीं तो 1 पावर, वहां जाने पर tan इनवर्स। दिस इज द डायरेक्शन। ऐसे हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे, बट एक्चुअल डायरेक्शंस के लिए फॉर्मूला आपका ये मिल जाएगा। तो ये एनालिटिकल मेथड से आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बारीकी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? तो हम उम्मीद करते हैं यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आया होगा और काफी सिंपल वे में आपको ये बताया गया, समझाया गया कि किस प्रकार से हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और वेक्टर लॉ में कौन सा एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर्स पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें कि यहां तक आपको पूर्ण रूपेण कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी और अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।